हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए जो अब आगे आने वाली हैं, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज अभियांत्रिकी सेवा के लिए और राज्य सेवा के लिए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज के लिए आने वाली हैं, उनको लेकर के हम एक अलग से क्वेश्चन सीरीज ऑनलाइन माध्यम से सभी स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने जा रहे हैं। क्लासेस जो ऑनलाइन अभी तक चल रही थी उसके अतिरिक्त हमें ऐसा लगा कि हमें प्रश्नों के बारे में या प्रश्नों का संग्रह और उनसे जुड़े हुए विभिन्न तथ्य जो कई सारी किताबों को एकत्रित कर करके बनाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और वो एक ही जगह पर और एक ही स्रोत से, एक ही सोर्स से ज्यादा तथ्यों को संग्रहित कर सके, उनको इकट्ठा कर सके, जो कि एग्जाम में उनकी मदद कर सके। आज से हम इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या इन प्रश्नों और उन प्रश्नों की चर्चा यानी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ है। आपके रिस्पांस के आधार पर हम ये तय करेंगे और अपनी सीरीज को और ज्यादा लंबा और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए अब हम आज से अपनी इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो मध्य प्रदेश के विभिन्न विषयों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। मोस्ट कॉमनली उन प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज में शामिल करने का प्रयास हमने किया है जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं या जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को तैयार करते समय हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि परीक्षा का बदलता हुआ परिवेश यानी चेंजिंग सिनेरियो जो आपके एग्जाम का लगातार विशेष तौर से मध्य प्रदेश और खास तौर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में देखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्नों में नयापन लाने की कोशिश की है और वो विषय जो अब तक किसी भी तरीके से देखा जाए तो अनछुए रहे या जिनको हम लोगों ने पढ़ने में या क्लासेस में भी पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ली, ये सोच करके प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस के बेस पर भी और अन्य पर भी कि वो प्रश्न पूछे नहीं जाते, वो इतने महत्वपूर्ण विषय नहीं है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत छोटे छोटे विषयों को भी परीक्षा में शामिल करके उनको महत्वपूर्णता दी जा रही है, तो उसको हम लोगों ने इसमें शामिल किया है। वी हैव इंक्लूडेड दोज ऑल टॉपिक्स। हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत छोटे छोटे वीडियोस को बना करके हम उन प्रश्नों पर चर्चा करके आपको उनके बारे में तथ्यों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पार्ट मध्य प्रदेश से संबंधित है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है और आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी, यानी कि हुज डॉटर वाज रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। रानी दुर्गावती जो थी वो एक गौंड रानी थी। यद्यपि रानी दुर्गावती जो थी वो जन्म से गौंड रानी नहीं रही। रानी दुर्गावती जो है वो एक चंदेल शासक की पुत्री थी जो महोबा की राजकुमारी थी। आप ये बोल सकते हो कि चंदेलों के प्रमुख क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आया वो खजुराहो था, जो उनकी प्रारंभिक राजधानी भी रहा। उसके बाद उन्होंने कालिंजर में भी अपना अधिकार स्थापित किया था और महोबा भी उनका प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा। आला और उदल के बारे में आपने सुना होगा, उनकी कहानी महोबा से ही संबंधित रही है। आला और उदल दो भाई थे जो सेनापति रहे चंदेल शासक परमार्दी देव के। तो यहां अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ये तो हमें पता चल गया कि ये चंदेल कुल से थी। ये किस कुल से थी? ये चंदेल कुल से थी, पहली चीज। दूसरा, जो रानी दुर्गावती हैं उनके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है अमन सिंह, शेर सिंह। चंदेल वंश में इस तरीके के नाम हमें सुनने को नहीं मिलते। अब एक ऑप्शन है कीर्ति सिंह चंदेल, इसके नाम में ही चंदेल लिखा हुआ है, जबकि एक नाम है महलक देव। बेटा महलक देव जो थे वो परमारों के अंतिम शासक थे, तो ये ऑप्शन तो यहीं से कट जाता है कि ये कौन था? ये अंतिम परमार शासक हुआ करता था। क्या नाम था इनका? महलक देव, अंतिम परमार शासक, अंतिम परमार शासक। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन जो बच गया है वो है कीर्ति सिंह चंदेल। अच्छा, किताबों में आप जाकर देखेंगे तो कीर्ति सिंह चंदेल जो है इनका नाम आपको कीरत सिंह के नाम से भी मिल सकता है, या इनका एक अन्य नाम आपको और मिलता है जो नाम है कीर्ति वर्मा द्वितीय। एक तो कीर्ति वर्मा प्रथम हुए और एक हुए कीर्ति वर्मा द्वितीय। ये अंतिम चंदेल शासक भी माने गए हैं। ही वॉज द लास्ट चंदेल रूलर, जो महोबा राजधानी के क्षेत्र में अंतिम चंदेल शासक थे। रानी दुर्गावती इन्हीं की पुत्री थी और जो रानी दुर्गावती हैं इन्हें बलपूर्वक यानी तलवार के जोर पर गौंड वंश के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक जो संग्राम शाह थे, संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह ने इनसे विवाह किया और दलपत शाह इन्हें तलवार के बल पर महोबा से लेकर आए, महोबा पर आक्रमण कर, और रानी दुर्गावती से विवाह कर लिया। तो इस तरीके से रानी दुर्गावती जो थी वो एक महत्वपूर्ण गौंड शासिका बनी जिन पर
अकबर के सेनापति आसफ खान ने 1564 में आक्रमण किया। 1564 में, 1564 में रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया था? रानी दुर्गावती के राज्य पर किसने आक्रमण किया? आसफ खान ने। आसफ खान कौन था? आसफ खान मुगल सेनापति था। इसी युद्ध में रानी दुर्गावती को जब यह पता लगा कि अब वो इनसे जीत नहीं सकती, तो ऐसा माना जाता है कि रानी दुर्गावती ने यह प्रण लेकर के कि वो मुगलों के हाथों मृत्यु को प्राप्त ना हो और मुगल उनको प्राप्त ना कर सके, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने प्राण देने का संकल्प ले लिया। और रानी दुर्गावती जो थी वो अंतिम तौर पर सिंगौरगढ़ का किला, जो आज मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, में आसफ खान के विरुद्ध लड़ी थी। तो मध्य प्रदेश की एक वीरांगना में आती है रानी दुर्गावती। इनसे संबंधित ये सारे तथ्य हैं। मुझे नहीं लगता इन तथ्यों के अतिरिक्त कोई और तथ्य परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, तो आपके ये सारे तथ्य अच्छे से समझ में आए होंगे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है वो है, नागपुर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने, यह भी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, नागपुर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मध्य प्रदेश के किस नगर से ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत की? ये कहता है, आफ्टर द नागपुर सेशन गांधी जी स्टार्टेड अ हिस्टोरिक टूर फ्रॉम विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश फॉर नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस एंड कम्युनल हार्मोनी। आप समझ सकते हैं गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के मूल्य कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर टिके हुए थे। उन्हीं आधारों में उनके असहयोग की भावना, अहिंसा का सिद्धांत और सांप्रदायिक सद्भाव लाने की इच्छा निहित थी। तो गांधी जी के सभी आंदोलनों में हमें ये तीन चीजें जरूर दिखाई देती हैं। अब इसके बारे में यह पता चलता है कि पहला इन्होंने ये बोला है नागपुर अधिवेशन, और नागपुर अधिवेशन अगर ये बोल रहे हैं, नागपुर सेशन अगर या कॉन्फ्रेंस अगर ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया था। पहली चीज तो ये वही वर्ष है जिस वर्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। और इस समय 1920 में गांधी जी के पास ये प्रस्ताव गया था कि गांधी जी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता को ग्रहण करें। गांधी जी इस समय खिलाफत आंदोलन के या खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने हुए थे ऑलरेडी, और असहयोग आंदोलन में व्यस्त भी थे। इस वजह से जो नागपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो कांग्रेस अधिवेशन की थी वो विजय राघवाचारी ने की थी। ये दूसरी चीज अगर नागपुर अधिवेशन से संबंधित आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि विजय राघवाचारी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन के बाद ही गांधी जी ने यह तय किया था कि वो अपने असहयोग, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भावना की विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक उनके आंदोलन में जोड़ने के लिए एक यात्रा करेंगे, एक जन यात्रा करेंगे। और इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने मध्य प्रदेश से की। अब मध्य प्रदेश के किस जिले से की? तो यहां पर हमारा आंसर है छिंदवाड़ा जिले से की। ज्यादातर इस प्रश्न को देखने के बाद, इसके ऑप्शन देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि जिन लोगों को इस तथ्य के बारे में इससे पहले अगर जानकारी नहीं रही होगी तो उन्होंने 100% इसे गैस किया होगा जबलपुर, लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी होगी। हाँ, इस यात्रा के दौरान गांधी जी जबलपुर जरूर गए, ये बात भी ध्यान रखनी है। इस यात्रा के दौरान गांधी जी जबलपुर भी गए, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छिंदवाड़ा जिला, ना कि जबलपुर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया जंगल सत्याग्रह किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समकालीन रहा? यानी द जंगल सत्याग्रह स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश वाज कंटेम्पररी विद विच नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल? अगर भारत के इतिहास के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो गांधी जी के एक सत्याग्रह के बारे में आपको जानकारी होगी, जिस सत्याग्रह को नाम दिया गया था नमक सत्याग्रह। ये आप सभी को इसके बारे में कुछ कुछ पता होगा। नमक सत्याग्रह जिससे संबंधित एक और इंसिडेंट दांडी यात्रा है, जो गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध की थी। अंग्रेजों ने नमक कानून, नमक पर कर लगाना और उसके नियमों में कुछ अन्य ऐसे बदलाव जिन्हें भारतीयों ने पसंद नहीं किया, नमक को बनाने और उसके उपयोग पर अपने अधिकार को लेकर। उसी तरीके से 1927 में अंग्रेजों ने अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी बनाई, यानी अपने स्तर पर एक राष्ट्रीय वन नीति भी बनाई, जो सबसे पहला फॉरेस्ट लॉ भारत में माना जाता है। इसके बाद आने वाले, चाहे वो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम हो या अन्य, वो सभी आप आज देखते हैं आरक्षित, संरक्षित और आवर्गीकृत वन आते हैं, वो इसी कानून के अंतर्गत आते हैं। तो एक फॉरेस्ट लॉ है जो अंग्रेज लेकर के आए। इसके अंतर्गत इन्होंने भारतीय वनों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अब तक जो वन थे वो भारत की जनजातियों के एकाधिकार में आते थे, यानी जनजातियां ही उनको अपने संतुलन के हिसाब से और अपनी जीवनचर्या के हिसाब से
क्योंकि वो उनको बेहतर समझती थी, जनजातियां वहीं पैदा होती थी और जनजातियों के लोग वहीं रहा करते थे, वनों पर ही आश्रित होते थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वन उन पर भी आश्रित होते थे, तो वो लोग अपने ही कस्टम्स के हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से उनको पूरी तरीके से सहेजते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस कानून के मुताबिक वनों पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की, जिसका विरोध भारत की जनजातीय क्षेत्रों में होने लग गया। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातियां कहां रहती थी, सॉरी भारत की सबसे ज्यादा जनजातियां कहां रहती थी, तो आपके पास इसका सीधा सीधा सा आंसर है मध्य प्रदेश में, आज भी है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी कहां था, आज है, तो तब तो और ज्यादा रहा होगा। हम बात कर रहे हैं 1920 के दशक की। तो मध्य प्रदेश में रहने वाली जो जनजातियां थी, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में यह तय किया कि जिस तरह से नमक कानून के विरुद्ध एक नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हो रहा है, उसी तरह से हम भी जंगल कानून के विरुद्ध अपने अधिकारों की मांग के लिए एक जंगल सत्याग्रह करेंगे। ये इसके पीछे की कहानी थी। तो 9 अगस्त, ये डेट अपने को याद रखनी है भैया, 1930 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आईएनसी ने जंगल सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था। किसका प्रस्ताव रखा था भैया? जंगल सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। जंगल सत्याग्रह का सबसे पहला प्रपोजल कब लाया गया? जंगल सत्याग्रह का सबसे पहला प्रपोजल 9 अगस्त 1930 को लाया गया। यह डेट याद रख लेना। और जंगल सत्याग्रह के जो प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव के अंतर्गत ही क्या शुरू किया गया? जंगल सत्याग्रह। और अब इस समय पर भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में 6 अप्रैल को 1930 में ही शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करोगे तो ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने इसकी घोषणा की। दांडी मार्च के खत्म होने के तुरंत एक दिन बाद ये शुरू हो गया। 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू हो गया। तो समकालीनता यानी कि कंटेम्पररी कौन कौन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जंगल सत्याग्रह, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी बेटा। अच्छा, जंगल सत्याग्रह पर एक क्वेश्चन, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा भी गया कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई कहां से? तो जंगल सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश में 2 जगह से हुई है। कितनी जगहों से हुई है? जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश में 2 जगह से हुई है, और वो 2 जगह जो मध्य प्रदेश में आती हैं उनको आपको याद रखना होगा। ये 2 जगह मध्य प्रदेश में कौन सी होंगी? ये 2 जगह मध्य प्रदेश में होंगी, पहली टुरिया, ये सिवनी जिले में आता है। टुरिया, दिस इज इन सिवनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। और दूसरी जगह जो मध्य प्रदेश में आती है वो है घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी ये कहां आती है? दिस कम्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये 2 जगह आपको याद रखनी है, राइट? टुरिया और घोड़ा डोंगरी बैतूल में। टुरिया में इसका नेता कौन रहा जिसने इसको शुरू किया था? तो टुरिया क्षेत्र में यानी सिवनी में इसका जो नेता माना गया है वो है लोहार सेनापति। कौन है? लोहार सेनापति, जिसने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। जिसने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था, लोहार सेनापति। लोहार सेनापति। और घोड़ा डोंगरी में, बैतूल जिले में आप बात करोगे तो बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में कौन था इसका महत्वपूर्ण सेनापति? 2 लोगों का नाम आता है सामने। एक तो है गंजन सिंह कोरकू, इसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा। गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, और बंजारी सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू। बंजारी सिंह कोरकू, ये 3 लोगों के नाम भी याद रखने हैं। कहां कहां से शुरू हुआ? तो ये दोनों जगहों से लगभग साइमल्टेनियसली ये शुरू हुआ था। टुरिया सिवनी जिले में और घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले में, दोनों से लगभग एक साथ शुरू हुआ था। इस आंदोलन में जो जनजातीय लोग या आदिवासी लोग थे वो जंगलों की ओर निकले, समूह बना करके, अपने कंधे पर एक कंबल और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के, जो ये प्रदर्शित करता था कि इन वनों पर हमारा अधिकार है और अंग्रेज शासन इन वनों पर अपना मनमाना अधिकार आदिवासियों या जनजातीय लोगों के अधिकार को छीन करके स्थापित नहीं कर सकता। क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी सरयू प्रसाद का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा? सरयू प्रसाद का नाम काफी लोगों ने सुना होगा।
सरयू प्रसाद जो हैं बेटा ये विजय राघवगढ़ रियासत के राजा थे। कहां के राजा थे? विजय राघवगढ़ रियासत के राजा थे। कौन? सरयू प्रसाद। और विजय राघवगढ़ रियासत कहां आती है? वर्तमान मध्य प्रदेश के कटनी जिले का हिस्सा है विजय राघवगढ़ रियासत। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सरयू प्रसाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्व करता सभी क्रांतिकारी मान चुके थे, तब विजय राघवगढ़ के किले से तोपों को दाग करके उसका अभिनंदन किया गया और 1857 की क्रांति का बिगुल बजाया गया था। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सरयू प्रसाद ने जब इस आंदोलन में हिस्सा लिया है उस समय इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। ओनली 17 ईयर्स ओल्ड ही। ये सिर्फ 17 वर्ष के थे। 1857 की क्रांति में जब इन्होंने हिस्सा लिया, इन्हें दोषी पाते हुए 1865 में गिरफ्तार करके रंगून भेजा जा रहा था। तब ऐसा कहते हैं कि रंगून जाते समय मार्ग में ही, रास्ते में ही इन्होंने एक सैनिक की कटार छीन करके अपने सीने में घोंप ली और अंतिम शब्द कहकर ये मरे थे कि जब मेरी रियासत का कोई व्यक्ति आज तक जेल नहीं गया तो मैं तो राजा हूं, मैं कहां से जेल जाऊंगा। और ये कहकर के इन्होंने कहा कि जेल जाने से अच्छा मुझे मेरी मौत पसंद है। तो इसका आंसर क्या होगा? कटनी। सरयू प्रसाद कहां के स्वतंत्रता सेनानी रहे? विजय राघवगढ़ रियासत के, जो कटनी जिले में आती है। कहां आती है? कटनी जिले में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन से टांट्या मामा का जन्म किस जिले में हुआ? वेरी गुड। पहली चीज तो ये, टांट्या मामा कब जन्मे? बेटा टांट्या मामा का जन्म हुआ 26 जनवरी 1842 को, 1842 को। ठीक है। कहां हुआ? हम कहते हैं टांट्या मामा का जन्म हुआ पंधाना में। उस समय नागपुर के क्षेत्र का हिस्सा था, नागपुर प्रांत का हिस्सा था पंधाना। वर्तमान मध्य प्रदेश में जो जिला लगता है वो है खंडवा। तब क्या था? ये पंधाना। पंधाना में इनका जन्म हुआ था। पंधाना में इनका जन्म हुआ था टांट्या मामा का। 26 जनवरी 1842 को ये जन्मे। टांट्या मामा भी 1857 की क्रांति और उस दौर के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इन्होंने भील समुदाय के युवा वर्ग के लोगों की एक सेना खड़ी की और जनजातीय क्षेत्र से भील समुदाय के एक महत्वपूर्ण सेना नायक रहे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति शुरू की थी। टांट्या मामा ने। टांट्या भील इनका नाम था। वैसे इनका नाम टंडरा भी मिलता है वास्तविक तौर पर, लेकिन लोग इन्हें प्यार से टांट्या मामा कहकर बुलाते थे। टांट्या मामा को इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय रॉबिन हुड। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। टांट्या मामा को इंडियन रॉबिन हुड यानी कि भारतीय रॉबिन हुड भी कहते हैं। अब मेरा प्रश्न इसमें ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये इंडियन रॉबिन हुड थे तो इन्हें इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया किसने था? अगर आप देखो तो इसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि 10 दिसंबर 1889 को, इनकी मृत्यु के 5 दिन बाद, कब की बात कर रहे हैं हम? डेटेड है 10 दिसंबर 1889। इनकी मृत्यु के 5 दिन बाद अमेरिकी पत्रकार जो भारत में रहते थे, उन्होंने उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स में, किस दिन का न्यूयॉर्क टाइम्स है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स है 10 दिसंबर 1889 का। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस समाचार पत्र में पहली बार टांट्या मामा के बारे में रॉबिन हुड नाम का शब्द इस्तेमाल करके लिखा गया था। तब से इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाने लग गया। हालांकि इसके पहले ही 4 दिसंबर 1889 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? टांट्या भील की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म कहां हुआ है बेटा? खंडवा में। राइट। एक प्रश्न और याद रखना, टांट्या भील का टोम यानी कि इनकी समाधि कहां स्थित है? तो आप बताएंगे अगर आपको कोई पूछता है कि टांट्या भील की समाधि कहां स्थित है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? टांट्या भील की समाधि जो है वो पाताल पानी में स्थित है, इंदौर में, पाताल पानी में। वर्ष 2021 में यहां इनकी अष्ट धातु से बनी हुई प्रतिमा भी स्थापित करवाई गई, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, उसका लोकार्पण किया गया था। सो आंसर इस खंडवा। खंडवा के पंधाना में इनका जन्म हुआ था। ये चीजें टांट्या भील के बारे में आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कल्चुरी शासक को महोबा अभिलेख में विश्वजीत कहा गया? ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो इतिहास में आपको मिलता है। हालांकि आप इतना डेप्थ और डिटेल में इतिहास खुद से नहीं पढ़ते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इस वजह से इस प्रकार के प्रश्नों को मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि भरोसा नहीं कब इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे। जिस तरीके से स्तर बढ़ाया जा रहा है और एक आप बोल सकते हो अनप्रिडिक्टेड अप्रोच अपनाई जा रही है, उस अनप्रिडिक्टेड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रश्नों को इसमें शामिल किया है।
इस प्रकार के प्रश्नों को विशेषता। तो किस कल्चुरी शासक को महोबा अभिलेख में विश्वजीत कहा गया है? विच कल्चुरी रूलर हैज बीन कॉल्ड विश्वजीत इन द महोबा इंस्क्रिप्शन? दो चीजें हैं। पहला तो ये कि कल्चुरी शासक कहां से शासन करते थे, तो इनकी राजधानी त्रिपुरी हुई है। दो कल्चुरी वंश रहे हैं, एक माहिष्मति का और एक त्रिपुरी का। माहिष्मति का तो छोटा सा वंश था, उसमें तो ज्यादा शासक हुए नहीं है, तो कल्चुरी वंश जो त्रिपुरी का है वही अहम माना जाता है बेसिकली, राइट। तो कल्चुरी वंश जो त्रिपुरी में शासन कर रहा है, उसके एक शासक हैं जिसकी वीरता का उल्लेख करते हुए महोबा अभिलेख में, और ये महोबा अभिलेख क्या है? महोबा अभिलेख दरअसल चंदेलों का अभिलेख है। इसका निर्माण चंदेल वाच्यों ने करवाया है। संभवतः चंदेल और त्रिपुरी के कल्चुरियों की संधि काल में ये अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया होगा? कल्चुरी शासक का उल्लेख किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। इसमें कल्चुरी शासक होते हैं एक जिनका नाम है गंगेय देव। ये 1015 ईस्वी 1015 एडी में, कब? 1015 ईस्वी में शासक बने थे। 1015 ईस्वी में जब ये शासक बने थे, इस व्यक्ति ने कल्चुरियों की खोई हुई सम्मान को वापस लाया था। दरअसल कल्चुरियों पर एक परमार शासक वाकपति मुंज, जो परमारों के महान राजा राजा भोज के चाचा भी थे, मतलब उनके पिता सिंधुराज के बड़े भाई थे। तो ऐसा कहते हैं कि बागपति मुंज ने इस पूरे कल्चुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी को तहस नहस कर दिया, उसे लूटा, उस पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार किया। उसके बाद गंगेय देव एक ऐसा शासक हुआ जिसने कल्चुरियों के खोए हुए सम्मान को वापस लौटाया। इसने राजा भोज और राजेंद्र चोल के साथ संधि करके कई राज्यों को हराकर अपने आप को फिर से एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा बनाया और कल्चुरियों के सम्मान को वापस लौटाया। इस वजह से इसे विश्वजीत भी कहा गया है, जिसने विश्व को जीता हो, जो विश्व का विजेता हो। So this title विश्वजीत has been used for the गंगेय देव ruler who was a कल्चुरी ruler, जो कल्चुरी शासक था, 11वीं शताब्दी का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है एंशिएंट एज में, यानी प्राचीन भारत में, जो है प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन के लेखक कौन है? चार ऑप्शंस आप देख पा रहे हो यहाँ पर। हु वाज द राइटर और ऑथर ऑफ द फेमस बुक प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन? मेरुतुंग, भोज, भाक मिश्र और कृष्ण मिश्र। देखो, मेरुतुंग की बात करें तो ये तो एक जैन साधु थे और एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा भी है जिस ग्रंथ का नाम था प्रबंध चिंतामणि। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, ये लिटरेचर मेरुतुंग ने लिखा। राजा भोज का तो क्या कहे, राजा भोज ने तो कई सारे लिटरेचर्स लिखे हैं। राजा भोज को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जिस लिटरेचर के लिए माना जाता है वो है चंपू रामायण। रामायण तो आपने पढ़ी होगी वाल्मीकि की, राजा भोज उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे, बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। देखो, साहित्य जो है उसके तीन प्रकार होते हैं। एक पद्य साहित्य होता है जो काव्य रूप में लिखा जाता है, एक गद्य साहित्य होता है, और तीसरा जो साहित्य का रूप माना गया वो है चंपू। तो नाम में ऐसा नहीं कि चंपू तो चंपू जैसा, चंपू का मतलब साहित्य का तीसरा एक भाग है जिसे चंपू साहित्य कहते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों को मिश्रित तौर पर प्रयोग किया जाता है, मतलब चौपाई छंद आदि का भी प्रयोग किया जाता है, राइट। जैसे रामायण में आप देखते हो चौपाइयां लिखी गई हैं, दोहे लिखे गए हैं, उसी प्रकार से इन्होंने जो चंपू रामायण लिखी वो वाल्मीकि रामायण को ही इन्होंने बदला है, और वाल्मीकि रामायण को बदल करके उन्होंने उसे पद्य रूप में जो लिखी गई है उसे चंपू रूप में, यानी कि पद्य और गद्य के मिश्रण रूप में, इन द मिक्सचर ऑफ दी प्रोज एंड पोइट्री, दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। राजा भोज के बारे में ये कहते हैं कि ये चंपू रामायण जब इन्होंने लिखा था, ही वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, कहते हैं 8 वर्ष की आयु में मात्र। तो इससे ये दिखाई देता था दैट हाउ टैलेंटेड ही वाज, ये साहित्य का कितना बड़ा प्रेमी और साहित्य के प्रति कितना ज्यादा प्रतिभाशाली रहा होगा। फिर आता है नाम भाक मिश्र का। बेटा, भाक मिश्र लेखक नहीं है, ये कलचुरी राजा युवराज देव प्रथम का एक मंत्री था, पहली चीज। और इसका चरित्र एक नाटक में दर्शाया गया है जिस नाटक का नाम है विधिसाल भंजिका। एक नाटक है जिस नाटक का नाम है विधिसाल भंजिका। उस विधिसाल भंजिका में इसका चरित्र भगुरायण नाम से दर्शाया गया है। ये युवराज देव प्रथम नाम के कल्चुरी शासक, त्रिपुरी के कल्चुरी शासक था, उनका मंत्री था। ही वाज द मिनिस्टर ऑफ द कल्चुरी रूलर ऑफ त्रिपुरी नेम्ड युवराज देव फर्स्ट। अब बचा हुआ ऑप्शन है अपने पास कृष्ण मिश्र, तो ये सही है। और कृष्ण मिश्र ने किसके शासन काल में ये लिखा, तो आपको उसका जवाब देना है चंदेल शासक कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा एक चंदेल शासक थे खजुराहो के। इन्हीं के शासन काल में रहकर कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन की रचना की है। तो सही आंसर आपको जो मिलेगा वो सही आंसर है कृष्ण मिश्र। क्या सही आंसर होगा? कृष्ण मिश्र। प्रबोध चंद्रोदय प्रहसन के लेखक
कृष्ण मिश्र थे, जो चंदेल शासक कीर्ति वर्मा का दरबारी कवि भी रहा। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस परमार शासक ने कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार किया था? विच परमार रूलर हैड कैप्चर्ड त्रिपुरी, द कैपिटल ऑफ कलचुरीज? मैंने इसके बारे में पहले क्वेश्चन में बताया था, और मैंने आपको बताया भी था, आपको ऑप्शन देकर के आंसर समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था यहां पर युवराज देव द्वितीय नाम का एक कल्चरी शासक त्रिपुरी पर शासन कर रहा था। ये गांगेय देव जिसके बारे में मैंने बात की, जिसे महोबा अभिलेख में विश्वजीत कहा गया अभी 2 क्वेश्चन पहले, उसका दादा यानी कि उसका ग्रैंडफादर था, जिसका नाम था युवराज देव द्वितीय। ये घटना की बात कर रहे हैं हम वाकपति मुंज की। ये भोज के अंकल थे, भोज के चाचा थे वाकपति मुंज, जो कि कहां के राजा हुए हैं? जो परमार वंश के राजा हुए हैं, मालवा क्षेत्र के राजा हुए हैं। पहले उज्जैन और फिर धार पर शासन किया है। वाकपति मुंज ने 990 ईस्वी में, कब? 990 एडी, 990 ईस्वी में कल्चरियों की राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड दी त्रिपुरी, द कैपिटल ऑफ कल्चरीज। कल्चरियों की राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था? किसने यह अधिकार किया था? यह अधिकार वाकपति मुंज नाम के एक परमार शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छप घट वंश की कौन सी शाखा मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं हुई? कच्छप घट वंश की शुरुआत ग्वालियर के क्षेत्र से हुई है। कच्छप घट मुख्य रूप से चंदेलों के सामंत रहे, और चंदेलों के सामंत के रूप में इन्होंने उन्हें बहुत जबरदस्त सेवाएं दी। महमूद गजनबी के आक्रमणों के दौरान कच्छप घट वंश ने चंदेलों के कई सारे काम किए और उनकी बहुत सारी सहायताएं भी की। तो कच्छप घट वंश जो है वो सामंत के तौर पर रहा। ग्वालियर क्षेत्र पर इनके बड़े स्तर पर, आप ग्वालियर में जाओगे तो सास बहू का मंदिर, जो मुख्य रूप से सहस्त्रबाहु है लेकिन उसे सास बहू मंदिर नाम से जाना जाता है, वहां कच्छप घट वंश के अभिलेखों में कई प्रमाण मिलते हैं। इस कच्छप घट वंश की 3 शाखाएं मध्य प्रदेश में हुई। पहली तो ग्वालियर में हुई, तो ये तो तय है, तो कोई मतलब ही नहीं, अभी हमने बात कर ली। दूसरी शाखा ग्वालियर जिले के ही पास में आने वाले दुबकुंड क्षेत्र पर रही, और तीसरी शाखा इनकी नरवर में, जो शिवपुरी जिले में आता है, उस नरवर में रही। जबकि त्रिपुरी में कल्चरियों के शासन के बारे में हमने पढ़ा, बोधि वंश के शासन के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन कच्छप घट वंश के बारे में त्रिपुरी में कोई खास उल्लेख इनकी शाखा के रूप में हमें नहीं मिलता। तो सही आंसर क्या होगा इसका? त्रिपुरी। त्रिपुरी में कच्छप घट वंश की शाखा ने कोई शासन नहीं किया। त्रिपुरी में कच्छप घट वंश की कोई शाखा नहीं जन्मी। ठीक है, नेक्स्ट, खजुराहो पर अधिकार करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 100% आप इस प्रश्न को देखने के बाद इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू कैप्चर खजुराहो? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लगाने वालों के महमूद गजनबी, ये सही है। मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पर महमूद गजनबी चंदेलों के क्षेत्र में जहां आया, वो क्षेत्र कालिंजर हुआ है। उस समय पर चंदेलों के राजा जो थे वो विद्याधर थे, और यह घटना 1020 ईस्वी की है, जिसमें उसने कालिंजर के किले को सीज किया और अंततः उसे छोड़कर जाना पड़ा। ऊपर से विद्याधर ने संधि के तहत इसको दबा करके इससे 15 किले और छीन लिए थे। ये पहला था जिसके आक्रमण को विफल किया है किसी राजा ने भारत में, वो विद्याधर थे, चंदेल वंश के राजा। ये वही है जिन्होंने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया खजुराहो में। 1020 ईस्वी में यह आक्रमण हुआ है, लेकिन यह खजुराहो में नहीं हुआ, यह कालिंजर पर हुआ है, गजनबी का। तो फिर खजुराहो पर आने वाला और उस पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? 1020 ईस्वी के बाद 1202 ईस्वी में, 1202 एडी में दिल्ली पर अधिकार करने वाले गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने चंदेल राजा, किस राजा पर? चंदेल राजा, जिसका नाम हमें मिलता है परमार्दी देव। क्या नाम मिलता है? जिसका नाम हमें मिलता है परमार्दी देव। चंदेल राजा परमार्दी देव पर आक्रमण कर उसे हरा दिया था, और परमार्दी देव को इसका शासन स्वीकार करना पड़ा। तब कुछ वर्षों के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने न सिर्फ खजुराहो पर बल्कि चंदेलों की दूसरी राजधानी महोबा पर भी अधिकार कर लिया था, और इन दोनों क्षेत्रों को इसने अपने शासन के अधीन चलाया। बाद में 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनने की गतिविधियों में व्यस्त हुआ। उसका फायदा उठाकर परमार्दी देव के पुत्र त्रैलोक्य वर्मन ने वापस से अपने क्षेत्रों को जीत लिया था। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो खजुराहो आया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ना कि महमूद गजनबी है। क्लियर है? इसको याद रखना। तो आंसर इज बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, प्रमुख चित्रकार सैयद हैदर रजा का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? सैयद हैदर रजा यूं तो भारत में पैदा हुए, मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इनका जन्म स्थान नरसिंहपुर का है, राइट। वैसे जब
जिस दौरान ये पैदा हुए थे, तो उसमें आप देखोगे तो आपको मंडला मिल जाता है, संभवतः नरसिंहपुर के बाद में जिला बनने की स्थिति के हिसाब से। सैयद हैदर रजा एक बेहतरीन चित्रकार माने गए हैं और 2010 में इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड है भारत के सबसे महंगे चित्रकार होने का। क्यों? क्योंकि सैयद हैदर रजा ने एक पेंटिंग बनाई थी बेटा, उस पेंटिंग का नाम था सौराष्ट्र। क्या नाम था उस पेंटिंग का? सौराष्ट्र। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग का नाम था सौराष्ट्र। इनकी जो सौराष्ट्र नाम की पेंटिंग है, वो भारत के सभी चित्रकारों की पेंटिंग में सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग मानी जाती है, जो 16 प्लस करोड़ यानी कि 16 करोड़ से भी अधिक मूल्य में बिकी थी। तो क्योंकि ये 16 करोड़ से भी अधिक मूल्य में बिकी थी, तो इन्होंने उस समय पर भारत के सबसे महंगे चित्रकार का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सैयद हैदर रजा, इनको ध्यान रखना है। ये रंगकर्मी, सॉरी, ये चित्रकार थे। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भीली गुड़िया बनाने का केंद्र है? भीली गुड़िया के बारे में आपने सुना होगा। वर्ष 2021 में भारत में मध्य प्रदेश की ओर से भीली गुड़िया के लिए जीआई टैग का आवेदन दिया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का आवेदन दिया गया था। आपने पढ़ा होगा अभी हालिया तौर पर रीवा का सुंदरजा आम है, मुरैना की गजक है, आदि कई 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। 2021 में इसके लिए भी आवेदन दिया गया है। भीली गुड़िया जो है, ये भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? भील जनजाति के द्वारा। तो क्योंकि भील जनजाति के लोग इसको बनाते हैं, इसलिए इसका नाम भी भीली गुड़िया पड़ गया। एक बात ध्यान रखना, ये भीली गुड़िया जो है ना, ये जो भीली गुड़िया है, इसका कंपैरिजन जो होता है वो बारबी डॉल से होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो बारबी डॉल है उस बारबी डॉल से इसका कंपैरिजन होता है। तो इसे भीलों की बारबी डॉल भी कहा जाता है। बड़ी सुंदर ढंग से बनाई जाने वाली गुड़िया है, जिसे भीलों के प्रमुख जिले झाबुआ में बनाया जाता है। तो इसका मुख्य जो भौगोलिक क्षेत्र है जहां इस गुड़िया को बनाया जाता है वो है झाबुआ। तो सही आंसर होगा झाबुआ, ए ऑप्शन। यद्यपि तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी भील क्षेत्र हैं, तो कंफ्यूजन होती है, लेकिन आपको ये पता होगा, काफी फेमस चीज है। तो बारबी डॉल के नाम से जाने जाने वाली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुड़िया कौन सी है? ये भीली गुड़िया है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि भूषण को भूषण नाम की उपाधि किसने प्रदान की? प्रसिद्ध कवि भूषण को भूषण नाम की उपाधि किसने प्रदान की? भूषण एक महत्वपूर्ण वीर रस के कवि रहे हैं, जिनका संबंध मध्य प्रदेश क्षेत्र से रहा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राजाओं के दरबार में ये रहे। ये कई राजाओं के दरबार में रहे, ये कानपुर के दरबार में रहे, ये बदायूं के दरबार में रहे, ये कुमाऊं के दरबार में रहे, ये जोधपुर के दरबार में रहे, ये जयपुर के दरबार में रहे, ये छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे, और ये छत्रसाल जो बुंदेला शासक थे उनके दरबार में भी रहे। यद्यपि भूषण ने कई राजाओं के लिए रचनाएं लिखी, लेकिन उनके पसंदीदा वीर रस को दर्शाने वाले और प्रभावित करने वाले दो मुख्य व्यक्तित्व इन्होंने जिनको सबसे ज्यादा दर्शाया है, वो छत्रपति शिवाजी मराठा शासक और छत्रसाल बुंदेला शासक ही रहे हैं। भूषण के आपने इन लिटरेचर्स को पढ़ा भी होगा जो उन्होंने इनको डेडिकेट किए हैं, जैसे शिवराज भूषण या शिवा बावनी, जो छत्रपति शिवाजी को डेडिकेटेड है, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, ये दो लिटरेचर। इसी तरीके से आपने छत्रसाल के एक लिटरेचर छत्रसाल दशक के बारे में भी, सॉरी, भूषण के एक लिटरेचर छत्रसाल दशक के बारे में भी पढ़ा होगा। छत्रसाल दशक ये इन्होंने लिखे, ये इन्हीं दोनों राजाओं को समर्पित थे। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल है कि भूषण को भूषण नाम किसने दिया था? भूषण के वास्तविक नाम का हमें पूरी तरीके से अंदाजा है नहीं अभी भी। आप मुख्य स्रोतों में जाओगे, वैसे तो कई सारे नाम मिलते हैं, लेकिन मुख्य स्रोतों में जाओगे तो कहते हैं कि अनुश्रुतियों के अनुसार इनके नाम जरूर है, लेकिन वास्तविक नाम क्या है किसी को नहीं पता। यद्यपि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आने वाले चित्रकूट जिला सतना के राजा हृदय राम के पुत्र थे, हृदय राम के पुत्र थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप शाह या रुद्र शाह, ने इन्हें भूषण नाम दिया था। ये इन्हीं के लिखे गए एक दोहे से हमें पता चलता है कि भूषण नाम इनको रुद्र शाह ने दिया है या रुद्र प्रताप शाह ने दिया है। तो आंसर इज सी, जो चित्रकूट के राजकुमार थे जिन्होंने इन्हें यह नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? देखो, पहली चीज तो ये काठी नाम कहां से आया उसको समझते हैं। गुजरात में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है काठियावाड़। इस काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली एक मुख्य लोक प्रजाति है जिसका नाम ही काठी है। काठी लोग ही इस काठी नाट्य को दर्शाते हैं, इन्हीं के नाम पर इसका नाम काठी पड़ा है। ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में ये लोग आके बसे और यहां पर उनके कुछ लोगों ने इस प्रथा को शुरू किया और काठी नृत्य मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ।
इस काठी नृत्य के बारे में ऐसा कहते हैं कि इस काठी नृत्य को 4 भगत और 2 नर्तक मिलकर के करते हैं। इसमें धर्म से संबंधित उपदेश और वीर रस की कुछ भावनाओं को नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने। ये मुख्य रूप से देवी पार्वती को और भगवान शिव को समर्पित है, पार्वती व शिव। इसमें जो नर्तक होते हैं उनका श्रृंगार भी उस तरीके से होता है जिस तरीके से देवी काली के भक्तों का श्रृंगार किया जाता है। सो आंसर इज निमाड़। निमाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य होता है। नेक्स्ट, स्वाधीन संग्रहालय स्वराज भवन कहां स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। इसका बेटा सही आंसर भोपाल है। भोपाल में कहां पर है? भोपाल के जो लोग हों वो सुन लें, ये कोलार क्षेत्र में आता है। ये एक निजी संग्रहालय है, ये भी ध्यान रखें। निजी संग्रहालय कैसा है? भोपाल में पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक रिटायर्ड अधिकारी यानी सेवानिवृत्त अधिकारी नारायण व्यास ने इसकी शुरुआत की 2009 के बाद। इस संग्रहालय का जो आधार है उनके अनुसार यह बताया गया है कि उन्हें संग्रहालय को बनाने की प्रेरणा भारतीय फिल्म के गाने से मिली। जो गाना था या जिस गाने की पंक्तियां थी, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की, उन्होंने इसी को प्रेरणा मान करके इस संग्रहालय को एक अनोखी थीम पर बनाया है। मतलब भारत के जितने भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो भारत के लोगों, प्रमुख रूप से युवा और बच्चों को, किशोरों को प्रेरणा दे सकते हैं इस देश के प्रति अपनी भावनाओं को मजबूत बनाने के लिए, उन स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल और उनके बलिदान स्थलों की मिट्टी को इस संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। जैसे झांसी की रानी, तात्या टोपे, भीमराव अंबेडकर आदि अनेक सेनानियों और प्रमुख व्यक्तियों के जो हमारे विचारधाराओं को प्रभावित करने वाले चरित्र हैं, उन महान चरित्रों को, उन महान सेना नायकों को, वीरों को उन्होंने सम्मान देते हुए तो उन्होंने ये मिट्टी, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की, उस गाने के आधार पर ही उनको इस बात की प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम उस मिट्टी से लोगों का परिचय कराएं। तो इस संग्रहालय में उन्हीं क्षेत्रों से जमा की गई मिट्टी रखी गई है। ये भोपाल के कोलार क्षेत्र में आता है। इसे स्वाधीनता संग्रहालय या स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है बेटा भोपाल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, परधौनी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? देखो, परधौनी नृत्य के बारे में आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति बेटा बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है बैगा जनजाति, वो परधौनी नृत्य करती है। परधौनी नृत्य होता कैसा है? ये विवाह अवसर पर किया जाता है। और कौन करता है? ये वर पक्ष करता है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। विवाह अवसर पर वर पक्ष द्वारा। और वर पक्ष द्वारा कैसे किया जाता है? हाथी बना करके नचाया जाता है। एक हाथी बनाया जाता है और उस हाथी को बना करके क्या किया जाता है? हाथी बनाकर नचाया जाता है। हाथी बनाकर नचाया जाता है। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है विवाह अवसर पर, ऑप्शन ए होगा, मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है? खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल कहां स्थित है? वी आर टॉकिंग अबाउट खेड़ी नामा। 1500 वर्ष पुराना, कितना? 1500, 1500 वर्ष पुरानी ताम्रपाषाण वर्ष पुरानी ताम्रपाषाण सभ्यता, यानी कि ताम्रपाषाण, इंग्लिश में इसे चाल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमाण हमें यहां से मिले हैं। किसके? चाल्कोलिथिक के। 1500 ईयर्स ओल्ड चाल्कोलिथिक कल्चर के एविडेंसेस हमें मिले हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है, जो होशंगाबाद और अब नर्मदापुरम जिले से मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। ये एग्जैक्ट एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। हालांकि इस भाग से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, बहुत कम ही पूछे गए, इक्का दुक्का, लेकिन क्या पता कभी हमारे लिए भी आ जाए। सो वी मस्ट स्टडी दिस। 1500 वर्ष पुरानी 1500 ईयर ओल्ड चाल्कोलिथिक कल्चर यानी कि ताम्रपाषाण सभ्यता नर्मदापुरम से मिले, इसका नाम है खेड़ी नाम। इसके अलावा आदमगढ़ भी है जो नर्मदापुरम से ही मिलता है, आदमगढ़ नाम का स्थल। विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह किसके सहयोग से स्थापित किया गया? बेटा सुनो, विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह, पहली चीज तो ये कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। दूसरी चीज ये, सिंगरौली में आने वाली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जिसे हम बैढ़न के नाम से जानते हैं वहां आता है। तीसरी चीज ये, इंडियाज लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, यानी भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट माना जाता है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी ऑफ 2 यूनिट्स है वो है 4760 मेगावाट। ये भारत में सबसे बड़ी कैपेसिटी का पावर प्लांट माना जाता है, थर्मल पावर प्लांट माना जाता है। बेटा इसके 2 यूनिट्स बने हैं। कितने यूनिट बने हैं? 2 यूनिट्स, जिनका विकास इसके 2 चरण हैं, जिसका विकास 2 फेजेस में हुआ है। पहला फेज जो है, फर्स्ट फेज जो है, वो यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, पूर्व सोवियत संघ, आज का रशिया, रूस, के 2 सहयोग से स्थापित किया गया।
और जो दूसरा फेज था इसका डेवलपमेंट का, वो बेटा वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करके डेवलप किया गया था। तो इन दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड बैंक और पहले फेज में यूएसएसआर। सो आंसर है पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। वैसे भी इस प्रकार के प्रश्नों में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सोवियत यूनियन ऑप्शन में दिया हुआ है, झट से टिक लगा दिया करो। उसका कारण है क्योंकि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, वो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उससे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ के कई सारे पैमानों को स्वीकार किया है। तो इस वजह से भारत में जितने भी अर्लियर टाइम पर यानी कि प्रारंभिक समय में जो डेवलपमेंट विकास हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इकोनॉमिकली, वो ज्यादातर सोवियत संघ की सहायता से हुए हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस में आपको नहीं पता और ऑप्शंस में कहीं भी आपको यूएसएसआर इस तरीके के क्वेश्चन में दिखता है, तो मैं कहूंगा आप रिस्क ले लिया करो, तुक्का लगा दिया करो, क्योंकि वो 50% से ज्यादा के केस में सही होता है। मतलब उस पर एक ज्यादा भाग उसके सही होने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीथमपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर ड्राई पोर्ट यानी कि शुष्क बंदरगाह भी आता है। शुष्क बंदरगाह पीथमपुर का सबसे पहला शुष्क बंदरगाह मध्य प्रदेश का वही है। शुष्क बंदरगाह क्या होता है? वास्तविक बंदरगाह जो समुद्री बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है, उसको सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से यानी जमीनी मार्ग से एक अन्य बंदरगाह से जोड़ दिया जाता है भीतरी क्षेत्रों में, इंटीरियर्स में, आंतरिक क्षेत्रों में। तो ऐसे बंदरगाह को शुष्क बंदरगाह यानी ड्राई पोर्ट कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह यही है, राइट। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं इंदौर। इंदौर के पास दिखाई देता है लेकिन इंदौर में है नहीं, राइट। खंडवा और सीहोर इतने बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं है। इंदौर के समीप आने वाला एक अन्य जिला धार में पीथमपुर आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। धार में पीथमपुर, सॉरी पीथमपुर में, धार में पीथमपुर नाम का इंडस्ट्रियल एरिया स्थित है। तो पीथमपुर इज लोकेटेड इन धार। सही ऑप्शन इज व्हाट? धार डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज जरदौजी हस्तशिल्प के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जरदौजी हस्तशिल्प, जरदौजी, जरदौजी हैंडीक्राफ्ट। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए के बारे में सुना होगा, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। तो हम जब एक जिला एक उत्पाद योजना की बात कर रहे हैं, जरदौजी हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाला, यह जरदौजी हस्तशिल्प इसी ओडीओपी के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है और ये भोपाल जैसे जिले से संबंधित है। आपने भोपाल में मिलने वाले जरदौजी के बहुत अच्छे पर्स देखे होंगे। भोपाल जिले में जरदौसी के पहले तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मिल जाया करते थे। अब पुराने भोपाल के क्षेत्र में इस प्रकार के पर्स मिलते हैं। ये भोपाल की महत्वपूर्ण पहचान रही थी, जिनमें जरदौजी की कला जो है बड़ी अच्छे से दर्शाई जाती है। हस्तशिल्प जो दर्शाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट, ये पूरी तरीके से हाथ से बनाए जाते हैं। पहले के समय में ये बड़े प्रचलित हुआ करते थे। इनको फिर से पहचान देकर के इन्हें बढ़ावा देने के लिए ही मध्य प्रदेश में इन्हें ओडीओपी के अंतर्गत यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इसको याद रखिएगा, ये भोपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है? मुख्यमंत्री जनसंकल्प योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री जनसंकल्प योजना, बेटा जनसंकल्प की बात वैसे भारत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले वर्ष 2013 में की थी। इसको याद रखिए, है ना। उन्होंने इस बात का संकल्प अपने मैनिफेस्टो में दर्शाया और उसी को लेकर के ये योजना शुरू करवाई गई कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, महत्वपूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए और शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना में जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया उसमें पहले चरण में यह बताया गया कि 5 वर्ष के अंदर मध्य प्रदेश के सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से संबंधित फ्रॉम रोड कंस्ट्रक्शन इन द विलेज एरिया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुमना हवाई अड्डा, डुमना हवाई अड्डा, डुमना ये रानी दुर्गावती हवाई अड्डे के साथ मर्ज किया गया है, जबलपुर में स्थित है। जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर में। इसके अलावा ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया और इंदौर में देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो इसका आंसर होगा जबलपुर। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर योजना, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसका जवाब तो हम लगा सकते हैं, नहीं पता हो तो भी। पंच परमेश्वर योजना, पंच परमेश्वर, तो पंच कहां होते हैं? पंचायत कहां होती है? गांव में। तो ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण। इस योजना के अंतर्गत यह लक्ष्य किया गया था कि अगर किसी गांव की आबादी 2000 तक है तो उस गांव को, अगर किसी गांव की आबादी 2000 तक है तो उस गांव को 5 लाख की सहायता राशि पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए। अगर किसी गांव की आबादी 2000 से, अगर किसी गांव की आबादी 2001 से 5000 तक है तो उसे 8 लाख रुपए की सहायता राशि। अगर किसी गांव की आबादी 5001 से 10 लाख तक है तो उसे
10 लाख की सहायता राशि, और अगर किसी गांव की आबादी 10 लाख से अधिक है, सॉरी 10,000 लिखना है, माफ करना, 10,000 तक है तो 10 लाख रुपए की सहायता राशि, और अगर किसी गांव की आबादी 10,000 से ऊपर है यानी इससे प्लस, तो फिर उसे 15 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि तय की गई थी पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत, जो पंचायतों के सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण योजना थी, एम्पावरमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत। सो द आंसर इज बी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वाज खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्टेड? खेलो इंडिया यूथ गेम, इनको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना गया था। इनको भारत में खेलों के प्रति लोगों में रुचि जागृत करने के लिए, इसके साथ ही साथ भारत में लोगों को अधिक से अधिक खेलों के प्रति रुचि जागृत करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में सबसे पहले इनका आयोजन नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में करवाया गया। नई दिल्ली के बाद 2019 में ये खेल महाराष्ट्र में आयोजित करवाए गए थे, और फिर इन खेलों का आयोजन तीसरे नंबर पर असम में हुआ वर्ष 2020 में। उसके बाद ये खेल जो थे वो चौथे नंबर पर हरियाणा में आयोजित हुए, और लास्ट वर्ष 2023 में ही वर्ष 2022 के लिए पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम जो थे, पांचवें खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित करवाए गए, एमपी में। कहां कहां आयोजित हुए? ये आयोजित हुए थे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, असम में, देन हरियाणा में, और फिर पांचवें मध्य प्रदेश में। कुछ इस तरीके से आयोजित हुए, राइट। तो मध्य प्रदेश में ये 2023 में आयोजित किए गए, 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक ये आयोजित किए गए। इन खेलों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा था। महाराष्ट्र वाज ऑन द फर्स्ट रैंक, राइट। मध्य प्रदेश में इन खेलों का जो प्रमुख चिन्ह यानी कि शुभंकर बनाया गया था, एक मशाल बनाई गई थी। उस मशाल को क्या नाम दिया गया था? उस मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? अमरकंटक। इस बात को ध्यान रखना, इसको अमरकंटक नाम दिया गया था। और इसके साथ साथ इसमें नर्मदा नदी के चित्र को भी दर्शाया गया था। नर्मदा नदी, इस चित्र को भी दर्शाया गया था। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में आयोजित किया गया था, राइट, जिनमें ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और भोपाल, बालाघाट, मंडला, खरगोन और उज्जैन शामिल थे। इसके अलावा साइकिलिंग एक गेम था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इन्हीं खेलों के दौरान। इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, हरियाणा द्वितीय और मध्य प्रदेश जो था तीसरे स्थान पर रहा था। एमपी का रैंक इन खेलों में क्या आया था बेटा? थर्ड, राइट। 96 मेडल, 96 मेडल कुल जीते थे। महाराष्ट्र ने 161 मेडल जीते थे और हरियाणा ने 128 मेडल जीते थे, तो एमपी तीसरे नंबर पर आया। इन खेलों की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2018 में। अब तक इन खेलों के 5 संस्करण पूरे हो चुके हैं। अंतिम संस्करण जो था वो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके जेड.आर. ईरानी के नाम पर इस ट्रॉफी को शुरू किया गया था। ये रणजी ट्रॉफी के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था 1959 और 60 में। उत्तर तो मिल ही गया होगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाम पर है, तो फिर क्रिकेट के लिए शुरू किया गया। और किसके लिए? डोमेस्टिक क्रिकेट यानी घरेलू क्रिकेट के लिए शुरू किया गया। इस बात को ध्यान रखना, किसके लिए शुरू किया गया है? डोमेस्टिक क्रिकेट यानी घरेलू क्रिकेट के लिए से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? देखो, भारत ने हॉकी में अब तक कुल 8 मेडल जीते हैं, 8 मेडल गोल्ड के। कौन से? 8 गोल्ड जीते हैं, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत। 1928 एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में सबसे पहला गोल्ड मेडल हॉकी का जीता था। उसके बाद 1932 में दूसरे गेम्स में, फिर 1936 में, उसके बाद 1948 में, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध चला तो उस बीच में ओलंपिक्स हुए नहीं थे, और फिर 1952 में, फिर 1956 में, फिर 1964 में, और अंतिम तौर पर 1980 में। इस तरीके से 8 गोल्ड जीते हैं इन वर्षों में भारत ने, अलग अलग तौर पर। उसके बाद फिर अभी लास्ट ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी उसके महत्वपूर्ण भाग रहे, जिनका नाम था विवेक सागर प्रसाद, जो सागर जिले से संबंधित रहे, और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीएसपी के पद पर भी नियुक्त किया गया है, उनको अवार्ड देते हुए। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने, सॉरी, भारत ने सबसे पहला हॉकी का जो
गोल्ड मेडल था वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, ओलंपिक में जीता था। ये 1928 में आयोजित किया गया, पहला गोल्ड था भारत का, राइट, ये पहला गोल्ड था भारत का। तो ये वो प्रश्न है जिनको हमने आज की परीक्षा में शामिल किया। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की, राइट। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर लगा है कि आपके लिए फायदेमंद है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में सहायता कर सकता है, तो हमें जरूर बताइएगा। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन लीजिए। हमें आपके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू।